Hi friends, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss some important points related to vectors. पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड वेक्टर के कितने टाइप होते हैं. साथ में पहले ही लेक्चर में हम ये सारे पॉइंट्स को भी डिस्कस करने वाले थे, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस नहीं कर पाए. थोड़ा रिकॉर्डिंग में इशू आ रहा था. तो आज हम ये सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द वेक्टर्स. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनी वेक्टर आर वेक्टर कोलिनियर विथ अ गिवन वेक्टर ए can be expressed as r vector equals to x a vector where x is a positive or negative real number. अगर कोई वेक्टर r किसी दिए हुए वेक्टर a के साथ कोलिनियर है, कोलिनियर में दोनों पैरेलल होंगे. दो वेक्टर्स पैरेलल है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं. इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. दो वेक्टर्स कोलिनियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में भी हो सकते हैं. तो मैंने क्या बताया कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उन दोनों वेक्टर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स ए वेक्टर वेयर एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर. यहाँ पे हमने ग्राफिकली हमने सेम डायरेक्शन वाला एग्जाम्पल लिया, यानी दो वेक्टर्स है जो कि सेम डायरेक्शन में, यानी कोलिनियर वेक्टर है और साथ में पैरेलल वेक्टर भी हैं. दीज आर नॉट एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है. तो यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं कि आर वेक्टर और ए वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. तो इसका मतलब ये जो आर वेक्टर है, ये केस में आर वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर. ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन सेम है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. ये याद रखना है. मैग्नीट्यूड सेम होता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर. इसका मतलब हमको करना क्या है, ए वेक्टर में कुछ ऐसे स्केलर टर्म से मल्टीप्लाई कर दे, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे या रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, ताकि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ के आर वेक्टर के बराबर हो जाए. इसका डायरेक्शन तो ऑलरेडी सेम ही है, डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का अलग है. इसलिए ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं हो सकते. हमने किया क्या, ए वेक्टर में हमने x से क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, और x से जब मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ के आर वेक्टर के बराबर हो गया. तो इसका मतलब आर वेक्टर किसके बराबर हो गया, x ए वेक्टर के बराबर हो गया. आर वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर, बल्कि यहाँ पे हम लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सपोज यहाँ पे कुछ ए वेक्टर ले लिया या x1 वेक्टर ले लिया. x1 वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, सपोज डिस्प्लेसमेंट को, और ये कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, किधर, ईस्ट डायरेक्शन में. हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दिया. अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा वेक्टर दिया था, सपोज x2 वेक्टर. x2 वेक्टर क्या दिया है, सपोज ये हमको दिया है 5 मीटर ईस्टवर्ड में दिया. तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे. तो इक्वल करने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमको x2 वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x2 वेक्टर, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x1 के बराबर हो जाएगा. और जैसे ये x1 के बराबर होगा, हम क्या लिख लेंगे, x1 वेक्टर बराबर 2x2 वेक्टर. तो ये मेरा कहने का कॉन्सेप्ट था कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो ज़रूरी नहीं है कि उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो. अगर मैग्नीट्यूड बराबर होंगे तो हमने ये जो x लिखा हुआ है ये 1 के बराबर हो जाएगा. बट अगर दोनों बराबर नहीं है, देन वी कैन राइट देम लाइक दिस, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स ए वेक्टर वेयर x इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर. अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते, तब सपोज ये अपोजिट डायरेक्शन में होता, इसको ऐसे हम लिखते, तब भी ये दोनों इक्वल नहीं होते. तो पहले तो क्या करना पड़ता, हमको इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ता. क्या करना पड़ता, यहाँ पे देख लेते हैं. सबसे पहले तो हमको एक काम करना पड़ता कि ये आर वेक्टर हमको इधर दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, इसको एज इट इज़ लिख लेते. अब हमको क्या करना पड़ता, इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता. तो नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाता, माइनस ए वेक्टर. अब मैग्नीट्यूड बराबर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ता, कुछ स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता. तो अगर सपोज़ ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज़ ये कितना है, 15 न्यूटन है. 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है किधर, ईस्ट में. और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सपोज़ अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा था, कितने को, 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा था.
ये आर वेक्टर, ये 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे ये 15 न्यूटन है, ये ईस्ट में एक्ट कर रहा है और ये किधर एक्ट कर रहा है, ये वेस्ट में एक्ट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों तो बराबर नहीं हुए, तो पहली बात हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -5 न्यूटन किधर हो जाएगा, ये भी ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3a वेक्टर हो जाएगा, और -3a वेक्टर क्या हो जाएगा, -15a वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा ये दोनों का। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट कि दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो उनको हम r वेक्टर इक्वल्स टू x a वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे x क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा, रियल नंबर होगा। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, एंगल की बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, the angle between two vectors is defined as smaller angle formed when initial or terminal points of two vectors are brought together। दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो उन दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल होगा। the angle between the two vectors are the smaller angle between the two vectors formed when their initial or terminal points are brought together। अगर दो वेक्टर का टेल एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम जो स्मॉलर एंगल बनेगा इन दोनों के बीच, देखो एक एंगल तो ये भी हो सकता है, बट ये क्या होगा, लार्जर एंगल होगा या मेजर एंगल होगा, और हम मेजर एंगल को दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अज्यूम नहीं करते हैं। वैसे दो वेक्टर्स के बीच का दो एंगल होगा, एक माइनर होगा दूसरा मेजर होगा, बट हम कौन सा लेंगे, माइनर वन लेंगे, जो माइनर एंगल होगा दो वेक्टर यानी स्मॉलर एंगल। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, स्मॉलर एंगल माना जाएगा। कब, जब दो वेक्टर्स के टेल को एक साथ ज्वाइन करें या दोनों वेक्टर के हेड को एक साथ ज्वाइन करें, तो जो एंगल फॉर्म होगा उन दोनों के बीच, दैट एंगल, ये भी एक एंगल हो सकता है बट इसको हम नहीं लेते हैं, बल्कि कौन सा एंगल लिया जाता है, स्मॉलर एंगल, क्योंकि इन दोनों में स्मॉलर एंगल ये वाला है। तो जब दो वेक्टर्स के टेल को या दो वेक्टर के हेड को एक साथ ज्वाइन किया जाता है या एक साथ लाया जाता है, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच जो स्मॉलर एंगल फॉर्म होगा, दैट एंगल इज सेड टू बी एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये आपको याद रखना है, आपको ये वाला एंगल नहीं लेना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है कि थीटा क्या होगा, थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री, यानी 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, 180 से छोटा या उसके बराबर होगा। तो थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 180, दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 180। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट कोलिनियर, दूसरा पॉइंट दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, उनके बीच का स्मॉलर एंगल होगा जब उनके हम टेल को या उनके हेड्स को एक साथ ज्वाइन करते हैं। आइए हमारा तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा जब हम एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करते हैं, तब उस टाइम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, इफ हेड कोइंसाइड विथ टेल, अगर हेड क्या होता है, कोइंसाइड करता है टेल के साथ, इफ हेड कोइंसाइड्स विथ टेल देन एक्सटीरियर एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटीरियर एंगल इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक ये भी एंगल हो सकता था, ये एंगल, बट ये एंगल ना हो के हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का एक्सटीरियर एंगल लेते हैं। व्हेन हेड ऑफ, देखिए यहाँ पे हेड किससे ज्वाइन है, दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन है, तो उस टाइम क्या होगा, अगर टेल टेल ज्वाइन होता या हेड हेड ज्वाइन होता, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होता, स्मॉलर एंगल, उसको हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेते हैं। लेकिन जब हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करते हैं, तो उस टाइम उन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, वो एक्सटीरियर एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल माना जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक वेक्टर ए लिया, दूसरा वेक्टर बी, इनके पहले वेक्टर ए के हेड को हमने दूसरे वेक्टर बी के टेल से ज्वाइन किया, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है, इसको हमने डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया, और ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको मैंने इक्वल वेक्टर का प्रॉपर्टीज बताया था कि इक्वालिटी के होने की वजह से हम किसी वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे आगे शिफ्ट कर दे, चाहे बगल में शिफ्ट कर दे, कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो हमने क्या किया, इसको
आगे, इसी के आगे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स में हम वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो पैरेलल होने का मतलब है कोलिनियर, कोलिनियर या पैरेलल दोनों बात एक ही हुई। तो हमने क्या किया, इस बी वेक्टर को एज इट इज रखा और इस वेक्टर को उठा के आगे कर दिया, तो ये क्या हो गया ए वेक्टर। अब देखिए जो एंगल थीटा था वही यहाँ पे बना हुआ है। या दूसरा एग्जाम्पल है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इस टाइम भी ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है, तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये एंगल हम नहीं लेने वाले हैं। या इसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला वेक्टर तो एज इट इज़ है, इस ए वेक्टर को हमने क्या किया, उठा के शिफ्ट कर दिया ताकि ए का टेल बी के टेल से ज्वाइन हो जाए। तो अब जो एंगल बन रहा है थीटा, वही ये एंगल है दोनों। इसी को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यही सेम पॉइंट आगे चल के हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स में देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। हमने क्या किया, एक कंप्लीट रोटेशन किया, 2 कंप्लीट रोटेशन किया, 3 कंप्लीट रोटेशन किया, तो भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल चेंज नहीं होता है। अगर हमने क्या किया, सपोज ये हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर ए है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, सपोज 60 डिग्री है। हमने क्या किया, इसको एक बार घुमा के वापस फिर यहाँ पे ला दिया, तो भी इनके बीच का एंगल 60 डिग्री माना जाएगा, ना कि हम 60 प्लस 360 यानी कि 420 लेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल ऑलवेज रिमेन सेम, 60 डिग्री रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेक्टर को 2 बार घुमाए, एक बार फिर 2 बार घुमाए, फिर भी थीटा क्या होगा, 60 डिग्री रहेगा। तो अगर हमने क्या किया, कंप्लीटली एक बार रोटेट कर दिया किसी दिए हुए वेक्टर को, उसके ओरिजिनल पोजीशन से रोटेट करके वापस वहीं पे ला दिया, यानी कि 1 कंप्लीट रोटेशन किया या 2 कंप्लीट रोटेशन, यानी कि हमने क्या किया, 360 डिग्री पर रोटेट किया या 720 डिग्री पर रोटेट किया, तो भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द वेक्टर। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम हमारा 5th पॉइंट डिस्कस करते हैं। 5th पॉइंट क्या है, डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय अनदर वेक्टर इज़ नॉट पॉसिबल। दो वेक्टर्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूँ एफ वेक्टर के साथ आप मोमेंटम को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बट वेक्टर के फॉर्म में हम दो वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी को डिवाइड करना है देन डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, ये आपको याद रखना है। तो दो वेक्टर्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो सकता है डिवाइड कर सकते हैं, है ना, बट वेक्टर के फॉर्म में कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 6th पॉइंट क्या है, इन कंपैरिजन ऑफ वेक्टर्स 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज ऑफ सेम टाइप। कंपैरिजन ऑफ वेक्टर्स में अगर हम ये चेक करते हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हैं या दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर हैं या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, कोलिनियर है, जो भी है, ये सब में हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को कंपेयर ही करते हैं कि डायरेक्शन कैसा है, सेम है या अपोजिट है, या हम चेक करते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या अपोजिट है, दोनों कोलिनियर है या नहीं। तो ऐसे केस में कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब दो वेक्टर्स सेम टाइप के होंगे, यानी हम वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। हम इक्वल वेक्टर्स में अगर सपोज हमने कुछ ऐसा ले लिया कि यहाँ पे फोर्स है, फोर्स एफ वेक्टर बराबर 5 न्यूटन ले लिया, और हमने यहाँ पे ले लिया वेलोसिटी कितना है, वी वेक्टर बराबर 5 मीटर पर सेकेंड्स, तो ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। भले ही दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट यूनिट सेम नहीं है ना। तो ये कंपैरिजन क्या है, पॉसिबल नहीं है। दो अलग अलग टाइप के वेक्टर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं भले ही उनका न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो। तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे यानी इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स लेंगे, हम ये शो करेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है या कोलिनियर है, तो उनमें हमको दोनों वेक्टर्स को सेम लेना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते इक्वल वेक्टर्स में या अपोजिट वेक्टर्स में, सेम टाइप के वेक्टर को ही डिस्कस करना पड़ेगा। इसके बाद 7th पॉइंट क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर a बाय अ रियल नंबर n becomes another vector n a vector. Its magnitude becomes n times the magnitude of the given vector, but direction depends on whether n is positive or negative. अगर हम किसी दिए हुए वेक्टर को हम क्या करते हैं, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज कौन सा वेक्टर दिया, ए वेक्टर दिया है, रियल नंबर क्या लिया है, एन लिया है। तो अगर ए वेक्टर को हम एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको जो क्वांटिटी मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है।
वो एक दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको हम एन ए वेक्टर लिखते हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का n टाइम्स होगा। एन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का n टाइम्स होगा। ऑलराइट, और एन ए वेक्टर का डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि n पॉजिटिव रियल नंबर है या नेगेटिव रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक वेक्टर a लिया, अगर हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5a वेक्टर मिल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5a वेक्टर और a वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि 5 हमने पॉजिटिव लिया है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए 5a वेक्टर का भी डायरेक्शन वही होगा जो a वेक्टर का डायरेक्शन होगा, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। अब इसी a वेक्टर में हमने -5 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो ये a वेक्टर था, ये -5a वेक्टर, दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं, बट याद रखना है कि दोनों वेक्टर सेम टाइप के ही होते हैं। अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है तो अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये दूसरा वेक्टर भी वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा, खाली मैग्नीट्यूड उसका डिफर करेगा, डायरेक्शन भी डिफर करेगा। वो डिपेंड करता है कि जो हमने रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बोथ रिप्रेजेंट सेम टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी विद सेम यूनिट। अगर इसका यूनिट ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है तो मीटर पर सेकेंड होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, डायरेक्शन भी अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द 5 इज पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर। ये आपको याद रखना है कि अगर हम किसी दिए हुए वेक्टर में किसी रियल पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक अलग वेक्टर मिल जाता है सेम टाइप का, हैविंग सेम यूनिट। डायरेक्शन ऑफ दैट न्यू वेक्टर विल डिपेंड ऑन वेदर द n इज पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर। ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या 8th पॉइंट है हमारा, व्हेन अ वेक्टर a इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर s then it becomes SA vector where magnitude is S times of A vector। याद रखना उसमें क्या था, इसमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का n टाइम्स था, बट इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमने रियल नंबर की बात नहीं किया, यहाँ पे हमने बात किया स्केलर क्वांटिटी से अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन अ वेक्टर a is multiplied by a scalar s then it becomes SA vector, तब ये एक दूसरा वेक्टर बन जाता है जिसको हम SA वेक्टर बोलते हैं। where magnitude is s times of a वेक्टर, जहाँ पे नए वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, a वेक्टर का s टाइम हो जाता है, एक्टिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, जो कि क्या करेगा, सेम डायरेक्शन, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी को हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब जो भी नया वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन जिस वेक्टर को हमने मॉडिफाई किया उसके ही डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जाम्पल, और एक चीज़ याद रखना है कि इसमें यूनिट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर के यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी हमको नया वेक्टर मिलता है उसका यूनिट चेंज हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, अगर इसमें हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया एम ए वेक्टर हो जाएगा, तो इससे हमको क्या मिलेगा, इसके मल्टीप्लिकेशन से हमको नया क्वांटिटी मिल जाएगा जिसको हम फोर्स वेक्टर बोलते हैं। याद रखिए यहाँ पे ए वेक्टर था और इसमें हमने एम से मल्टीप्लाई किया, एम क्या है, मास है, तो ये क्या मिल गया, एम ए वेक्टर, और एम ए वेक्टर यानी कि हमको फोर्स मिल गया। तो ये पहला एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये फोर्स को, और इसमें दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इसमें अपोजिट नहीं होगा, इसमें एम पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ होता नहीं है, स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा बट यूनिट चेंज हो जाएगा, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसको हम न्यूटन बोलेंगे। मैग्नीट्यूड तो चेंज होना ही है। या दूसरा एग्जांपल ले लिया, वेलोसिटी है यहाँ पे, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है, हमने इसमें भी मास से मल्टीप्लाई किया तो हमको मोमेंटम वेक्टर मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया प्लस ये वेक्टर भी चेंज हो गया, दूसरे टाइप का बन गया, यानी इसका यूनिट भी अलग होगा। क्या यूनिट हो गया, kg मीटर पर सेकेंड। अगर यहीं पे हमने क्या किया होता, 2 से 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो ये 2a 3a वेक्टर मिलता, तो दोनों का यूनिट सेम होता। डायरेक्शन डिपेंड करता है कि जो हमने 2 लिया था वो प्लस लिया था या माइनस लिया था। बट अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर में, तब क्या होता है, वो वेक्टर ही चेंज हो जाता है, उसका यूनिट भी चेंज हो जाता है, पर डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, या डिपेंड करता है कि हमने क्या मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, सेम भी हो सकता है।
इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम किसका फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मिनिमम 2 वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो रिजल्टेंट कब माना जाएगा भाई, अगर एक रस्सी को 2 लोग मिल के खींच रहे हैं और उधर साइड से अपोजिट डायरेक्शन में एक रस्सी को अकेला आदमी खींच रहा है, अगर इसने क्या किया 5 न्यूटन का और दूसरे ने क्या किया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यानी 15 न्यूटन का इधर फोर्स लगाया, उधर साइड में वो अकेला 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो उधर का जो फोर्स होगा इन दोनों फोर्सेस का क्या होगा, रिजल्टेंट माना जाएगा। इधर साइड में 2 फोर्सेस 15 + 5 20 न्यूटन का, सॉरी 15 + 5 20 न्यूटन का, उधर साइड में अकेला फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, तो उधर वाला फोर्स इन दोनों फोर्सेस के बराबर होगा। अगर F1 F2 इधर लिया, उधर F3 लिया, तो F3 = F1 + F2, यानी F3 इज रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। तो वही सेम चीज़ है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अकेले वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो कि बाकी सारे वेक्टर्स मिल के प्रोड्यूस करते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, द रिजल्टेंट ऑफ 2 or more than 2 vectors is defined as a single vector। याद रखना 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा एक सिंगल वेक्टर होता है, रिजल्टेंट कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। द रिजल्टेंट ऑफ 2 or more than 2 vectors is defined as a single vector which produces the same effect as the combined effect produced by all vectors। जैसा कि सारे वेक्टर्स मिलके इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वैसा वो अकेले क्या करेगा, इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए उस अकेले वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज 2 फोर्सेस है, अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर, एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो 5√3 न्यूटन होगा, जो कि इस नीचे वाले पहले वाले वेक्टर से 30 डिग्री पे एक्ट करेगा। ये अकेले वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ये जो दोनों मिल के प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब अगर हमको किसी ब्लॉक पे क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है, और एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, तो इसकी बजाय हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर से 30 डिग्री के एंगल पे कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, 5√3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दें, तो हमको 2 फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम 2 वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे कंबाइन करते हैं, और यानी कि कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।